नहीं। देखिए, वास्तविकता में ना हमें अदानी से कोई लेना देना है, ना मोदी जी से लेना देना है, ना राहुल गांधी से कोई लेना देना है। हमें इस चीज से लेना देना है कि भारत माता की जो प्रतिष्ठा है, लोकतांत्रिक मूल्य हैं और हमारे जो परंपरा है और जो हमने विश्व में अपनी एक छवि बनाई है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब आप सोचिए, सिद्धांत की बात सोचिए। जब बीबीसी पे अटैक होता है, जब अनिल देशमुख पे होता है, संजय राउत पे होता है, जब पत्रकारों पे होता है, तो यह कहा जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में आके ये कहते हैं, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए ना जांच। जब जांच हो जाएगी, अगर वो गलत नहीं है तो निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, नेशनल हेराल्ड पे आप जांच करने दीजिए, और अगर दोषी होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यही जस्टिफिकेशन हर जगह वो देते हैं। प्रश्न यह है, किसी भी छोटे से छोटे, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से पूछ लीजिए, भारत के इतिहास में हर्षद मेहता, केतन पारेख और ये सत्यम के केस से भी बड़ा केस यह है और बड़े गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद जांच शुरू क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आपने देखा महाभारत के अंदर जो आपके धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, इसलिए संजय के माध्यम से वो उनको सारा वृतांत पता चलता था, और क्योंकि दुर्योधन के पिता थे इसलिए उन्होंने अपने पुत्र मोह में उन्हें एक प्रकार की सारी छूट दे रखी थी, और कृष्ण समझाते रहे उनको कि ये मत कीजिए, लेकिन वो नहीं माने जी। लेकिन अडानी तो आपके पुत्र नहीं है। अडानी से आपका रिश्ता क्या है, जो राहुल गांधी ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा। अगर आपका अडानी से कोई लेना देना नहीं है और छोटे छोटे केस में 20-20 हजार रुपए के केस में भी आप इंक्वायरी करवा लेते हैं, सीबीआई ईडी भेज देते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जहां लाखों करोड़ों रुपए का न केवल मामला है, सेबी भी जांच के दायरे पे है, प्रश्न चिन्ह के दायरे पे है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स भी है, आरओसी भी है, स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में इंफॉर्मेशन सेबी में नहीं दी गई और प्लेज करके लोन उठाया गया है, क्या ये उल्लंघन नहीं है? 25% अगर शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं, तो प्रश्न ये उठता है, जांच क्यों नहीं करा रहे आप? आपका उनसे क्या रिश्ता है जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं? आप देश का हर आदमी आपसे पूछ रहा है, जांच करा लीजिए। अगर अडानी जी पाक दामन साफ होंगे, पूरे विश्व के चेहरे पे काली कुछ जाएगी। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, सब आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जेपी मॉर्गन, बीबीसी, हिंडरबर्ग, जॉर्ज सोरोस, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा देश या वित्तीय संस्था आपको नहीं दिख रही है जिसे आपको नहीं लग रहा कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अरे ये कैसी घटना, ये क्या कर रहे हैं हमारे देश के मूल्यों के साथ? और ये केवल हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल नहीं है, विश्व के जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो नॉर्म्स हैं, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हास्यास्पद बना रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को क्यों सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है, और क्यों सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, आरओसी? तो प्रश्न ये उठता है, जांच करा लीजिए, चीजें साफ हो जाएंगी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 की गिनती बताई है। 100 की गिनती क्यों बताई? कौरव भी 100 थे। तो प्रश्न ये उठता है, ये अब प्रश्न धीरे धीरे सबके पर, जांच क्यों नहीं हो रही है? एस्टेब्लिशमेंट्स क्यों उनसे नहीं पूछ रहे हैं? वो विदेश में कैसे घूम रहे हैं? उनके भाई जो हैं वो साइप्रस के जो नागरिक हैं, क्या उनकी शेल कंपनी से जवाब क्यों नहीं दे देते कि नहीं है? आप बता दीजिए कि कोई इसमें बेनामी पैसा नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, कह दीजिए ना, जनता की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। तो आप छिपना क्यों चाह रहे हैं? अडानी जी की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? अडानी को इतना बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमारी देश की प्रतिष्ठा को, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और हमारे सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को अडानी जी के लिए मोदी जी ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? ये हमारा प्रश्न है। देखिए राजीव जी, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं जी। और क्योंकि इसमें तकनीकी बात करूंगा तो आपके श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए, इस केस में, अडानी के केस में, क्योंकि यह आरोप लगाए, अगर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट ना आई होती, एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा कांड होता कि विश्व का सबसे बड़ा कांड होता। यह तो अच्छा हुआ कि हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आ गई और जो इन्होंने एफपीओ लाए थे वो फेल हो गया। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, आप किसी कंपनी में दो प्रकार से पैसा उठाते हैं, एक होती है इक्विटी, जो कि प्रोमोटर्स का पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, और दूसरा होता है लोन, जो डेट कहा जाता है। क्योंकि इस कंपनी में हिंडरबर्ग का आरोप यह था कि इसमें 25% फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स नहीं है, इसका माने रिटेल इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक नहीं है।
इसलिए सारे के सारे शेयर जो थे वो अडानी जी के पास या उनके मित्रों के पास थे, इसलिए उन्होंने शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करके इसको 4,000 तक पहुंचा दिया। अब समझिए, एफपीओ में यह कहा गया था कि जो हम ये 20,000 करोड़ रुपए उठाएंगे, इससे हम ऋण वापस करेंगे। अब सोचिए खेल कितना बड़ा था, ये बहुत बड़ा खेल था। अगर ये 20,000 करोड़ मार्केट से मान लीजिए उठ गए होते और इसमें से 10,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स के लग गए होते, बड़े बड़े लोगों के न लगे होते, अगर रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लग गए होते तो जितने आपने लोन ले रखे हैं उसको आप वापस कर देते। और जब लोन को वापस कर देते हैं तो जब आप लोन लेते हैं आपकी लायबिलिटी होती है, बैंक आपने अगर लोन दिया है, आपने लिया है और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको दंड दे सकते हैं। लेकिन जब इक्विटी में आप पैसा लगाते हैं एज ए शेयर होल्डर, आपका कोई अधिकार नहीं है कि डिविडेंड पाएं, और अगर शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं आपका कोई अधिकार नहीं कहीं शिकायत करने जाने का। अगर ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर उठा लेते और ये लोन वापस हो जाते तो देनदारी इनकी सारी बंद हो जाती। रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास 10-15 हजार करोड़ का लोन आ गया होता, अगर शेयर प्राइसेस घट के 4,000 से 1,000 पे आ गए होते तो 25% पे रिटेल इन्वेस्टर छोटे निवेशकों का पैसा डूबता। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि शेयर प्राइसेस गिर गए, तो मार्केट में जो ऑफर प्राइस इनका 3200 था वो घट के 1700 आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं लगाया। ये इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों और राजनीतिक मित्रों के पैसे लगवा दिए, क्योंकि उनके पैसे थे और आधे हो गए थे, इसलिए उन्हें वापस करना पड़ा। तो ये जो एक षड्यंत्र था बहुत बड़ा कि हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाएंगे, उसके बाद लोन वापस कर देंगे जिससे हमारी देनदारी खत्म हो जाए, और उसके बाद शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे 25%, और हम कहेंगे शेयर प्राइसेस गिर गए तो हम क्या कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट का सिद्धांत होता है। तो वास्तविकता में मेरा बिल्कुल स्पष्ट कथन है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत के छोटे पूंजी निवेशकों को बचा लिया है। और क्योंकि ये कलई खुल गई है, क्योंकि ये शेल कंपनीज की बात पता चल गई है और जो प्लेज करके शेयर्स लोन उठाए गए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन सेबी को नहीं दी गई है, अभी तो जो कांड है वो अगर 100 का कांड है, अगर ये पैसा उठ गया होता और रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया होता, ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल होता। और एक छोटे सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत ये एफपीओ लाया गया था और इससे लोन वापस करके रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र। तो मैं तो ये मानता हूं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने हमारे देश के छोटे निवेशकों को राजीव जी बचा लिया है। जी, छोटे निवेशक बच गए हैं, इसका मतलब कि देश की जनता जो है वो बच गई है। और इसमें जो पैसे लगे हैं, जो एलआईसी और एसबीआई के पैसे की बात लगातार हो रही है, वो भी शायद कहीं ना कहीं, क्या लगता है, बच गए हैं स्वामी जी एलआईसी और? देखिए, एलआईसी और एसबीआई में जो म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं वो तो डूब गए हैं। लेकिन देखिए, कोई म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, तो मान लीजिए 5,000 रुपए उसमें लगे हुए हैं अडानी में, 5% डूबेगा। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर बिना म्यूचुअल फंड के सीधे चला गया होता शेयर मार्केट में अडानी के, और आज 50% गिर गया होता, तो उसका 1,50,000 हो जाता। तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसलिए उसमें थोड़ी सेफ्टी नेट होती है। डायरेक्ट शेयर्स में अगर वो, तो एसबीआई और एलआईसी वाला तो शेयर में जिन लोगों ने पैसा लगाया है 2-3%, तो उनका म्यूचुअल फंड की वैल्यू नीचे कम हो गई है केवल अडानी शेयर की वजह से। लेकिन रिलायंस के शेयर बढ़ गए हैं, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर के शेयर बढ़ गए हैं, तो म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा अंतर उनको नहीं पड़ेगा। आपने इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक और न्यूज पढ़ी होगी, म्यूचुअल फंड ने कैश, जो मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर जो कैश होता है उसका कंपोनेंट बढ़ा दिया है। 5.5% का कैश है म्यूचुअल फंड के पास, और कैश में म्यूचुअल फंड तब जाते हैं जब उन्हें लगता है मार्केट गिरने वाला है, और यह हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में जिन्होंने लगाया, जिन्होंने प्राइवेट म्यूचुअल फंड में लगाया, उन्होंने पैसा नहीं लगाया था अडानी में, उनका पैसा नहीं डूबा है। लेकिन जिन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई और सरकारी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के विश्वास किया था, उनका पैसा 3-4% तो डूब चुका है। लेकिन अगर ये एफपीओ हो जाता और पैसा लोन के वापस हो जाते, रिटेल इन्वेस्टर के 60% पैसे सीधे डूबते। जी, रिटेल इन्वेस्टर के डूबते।